जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बेहतरीन होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक विशेष टॉपिक पर, जिस टॉपिक का नाम है इतिहास। क्लास 12 का इतिहास के चैप्टर 1 के बारे में बात करने वाले हैं। जिस चैप्टर से न जाने प्रत्येक वर्ष फाइनल एग्जाम हो या अर्धवार्षिक एग्जाम हो, उस एग्जाम में 9 से 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव 4 से 5 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2 नंबर का सब्जेक्टिव पूछता है और 5 नंबर का दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछता है। टोटल मिला करके 9 से 10 नंबर का क्वेश्चन सिर्फ इसी चैप्टर से आता है, जिस चैप्टर का नाम है प्रारंभिक नगरों की कहानी, भारतीय सभ्यता का पुरातत्व। तो आखिरकार हम बात करते हैं कि इतिहास होता है क्या है। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है, और इतिहास जो है यूनानी भाषा का शब्द है, जो हिस्ट्री से लिया गया है। हिस्ट्रिया नामक एक जगह था, जिस शब्द का अर्थ यूनानी भाषा में निकाला जाए तो पूछताछ करना होता है। यानी कहने का मतलब जैसे भारत में कुछ अलग होता है, इस प्रकार से अगर आप यूनान देश में जाते हैं तो वहाँ को यूनानी भाषा में हिस्ट्रिया का अर्थ निकला जाता है पूछताछ करना। समझ गए? तो आज हम बात करते हैं कि इतिहास कहते किसे। दोस्तों, जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत जो है देवताओं की भूमि, देवभूमि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि ना जाने प्राचीन काल से जितने भी देवी देवताओं का जन्म हुआ, सारे के सारे कहीं न कहीं इंडिया में जन्म लिए, जिसके कारण भारत भूमि को देवभूमि या मातृभूमि भी कहा जाता है। तो आखिरकार शुरू में हमारे ही देश में रामायण, महाभारत, श्री कृष्ण लीला जैसी बहुत सारे धार्मिक चीज़ें हुआ। गौतम बुद्ध, महात्मा बुद्ध का जन्म भी भारत ही भूमि पर हुआ। अशोक सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, ये सारे महान महान राजाओं का भी जन्म भारत भूमि पर ही हुआ। और उनके बाद बड़े बड़े विदेशी लुटेरे जो थे, मुसलमान आक्रमण जो थे, भारत पर बार बार आक्रमण करके भारत के बड़े बड़े मंदिरों को लूटना स्टार्ट किया। उसी दौरान मुगल बादशाहों का भी ध्यान भारत की ओर पड़ा था। मुगल बादशाह 1500 ईस्वी में भारत में अपना एंट्री लेता है। एंट्री लेने के बाद देखता है कि धीरे धीरे क्या करता है, भारतीय समृद्धि को देख करके सोने की चिड़िया देखा कि इसके पास काफ़ी समृद्धि, काफ़ी सोना चांदी है, जिसकी वजह से क्या किया, मुगलों ने धीरे धीरे भारत में अपना कब्जा करना स्टार्ट किया। और उन्होंने 1500 ईस्वी से लेकर के 1856 ईस्वी तक तो उन्होंने अच्छी तरह से अपनी कब्जा तो जमाया। लेकिन जब 1600 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में प्रवेश की, तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर जितने भी मुगल शासक के सभी राजा के आपस में तालमेल नहीं है। जितने भी राजा हैं, मैंने कहने का मतलब है कि भारत में बहुत सारे राजा था जो एक दूसरे से जलता था, एक दूसरे को तालमेल नहीं था। तो अंग्रेजों का शुरू से नीति था कमजोरी देखो और फूट डालो एवं शासन करो की नीति को अपनाता हुआ आ रहा है। उन्होंने देखा कि छोटे छोटे राजा जो कुछ बड़े राजा से जलता है, तो उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे राजाओं को अपने पक्ष में लिया और उन राजाओं को अपनी सैनिक ताकत दे करके उससे दूसरे राजा से लड़वाया। जब एक दो राजा पर जीत दिलवाया तो वहाँ के राजा को लगा यार अंग्रेज बहुत ही दयालु होते हैं, कि हमें इतना हेल्प कर रहा है। तो उन्होंने क्या किया, अपने छोटे से प्रांत में जाकर ठेकेदार बना दिया। ठेकेदार बनाने के बाद क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने लोगों के ऊपर अपना प्रभुत्व जमाना स्टार्ट किया, अपना डर पैदा करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद राव को लगा यार वाह काफ़ी बेहतरीन है, इस प्रकार से अगर आगे बढ़ते रहें बहुत बेहतरीन होगा। वो अंग्रेजों के पास गया, उस अंग्रेजों ने बताया कि महाराज आप छोटी से क्षेत्र लगे इतना बड़े खुश, इतना शक्तिशाली बन गए, इतना आपको पावर मिला है, तो कहीं ना कहीं इसी प्रकार से आप 5-6 राजाओं को हरा करके उसके साम्राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लेंगे, तब जा करके कहीं ना कहीं आपका प्रभुत्व, आपका शक्तिशाली, आपकी प्रॉपर्टी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो उन्होंने अंग्रेजों की बातों को सुन करके अंग्रेजों की सेना की सहायता लिया, जिसके कारण इंग्लैंड से ब्रिटिश सैनिक भारत आया और धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश शासकों का जिसके कारण धीरे धीरे भारत में ब्रिटिश शासकों का पावर बढ़ने लगा, उनकी सैनिक भी बढ़ गया, जिसके कारण राजा की तरफ पर कंट्रोल करना बहुत ही धीरे धीरे दयनीय होने लगा। जैसे आप जानते होंगे कि औरंगजेब 4 भाई था, चारों भाई मिलकर भारत के चारों दिशाओं में राज करता था। लेकिन अंग्रेजों को पता था औरंगजेब के चारों भाइयों में इतना खतरनाक तालमेल है कि इन चारों को हराना निश्चित नहीं है। जब तक तीनों को नहीं हराएंगे, भारत के चारों दिशाओं में फैले हुए इसके प्रभाव को नहीं रोक पाएंगे। तो उन्होंने क्या किया, फूट डाल शासन की नीति अपनाया। उन्होंने जाकर के औरंगजेब को बताया कि आपके सबसे छोटे वाले भाई जो हैं आपकी हत्या करके राजगद्दी को अपनाने की साजिश कर रहा है। तो औरंगजेब ने तीनों भाइयों के साथ मिलकर के चौथे भाई को मरवा दिया। जब चौथे भाई को मरवा दिया तो फिर दोनों के साथ मिलकर के फिर से उसको भड़का दिया, फिर दूसरों को भी मार दिया, तीसरों को भी मार दिया।
अंग्रेज चाहता ही था कि औरंगजेब अपने सभी भाइयों को तो मारे और वो अकेला बचेगा उसको मार कर गद्दी अपना लेंगे। आखिरकार अंत में यही होता है, औरंगजेब तीनों भाइयों को कत्लेआम करवा देता है और अंततः अंत में अंग्रेज शासक के जो मंत्री होते हैं उन्होंने आखिरकार साजिश करके वहाँ के राजा औरंगजेब को भी मरवा देता है। औरंगजेब को मरवाने के बाद मुगल मुगल काल के मुगल सल्तनत के सबसे बड़े शक्तिशाली सम्राट था, तो वो था कौन? औरंगजेब। उसके बाद छोटे छोटे राजा जिसका कोई प्रभुत्व तो नहीं था, जिसके कारण धीरे धीरे 1856 तक तो सिर्फ दिल्ली तक सीमित कर मुगल सल्तनत रह गया। तो 1857 की जब क्रांति भारत में हुई थी तो उस समय दिल्ली सल्तनत को दिल्ली से उखाड़ कर फेंक दिया और उस क्रांति में जो हुआ था 1857 के विद्रोह में भी कहीं न कहीं अंग्रेजों को जीत मिली थी और उस समय उसका वर्चस्व भी भारत के अधिकतर क्षेत्रों पर था और इंग्लैंड से बुलाया गया सैनिक भी उसकी अधिक था और उसके पास आधुनिक युग का हथियार भी था जिससे लड़ने में क्षमता होता था, जबकि दूसरे शासक के पास कोई हथियार नहीं था। इस प्रकार से क्या किया, 1857 क्रांति के बाद भारत की बागडोर जो था अंग्रेजों के हाथ में आ गई। तब से अंग्रेजों ने क्या किया, व्यापार के माध्यम से भारत के जितने भी बड़े बड़े इलाके थे, सोना चांदी हीरे, उस सभी को क्या किया उन्होंने चुरा करके अपने देश ले जाने लगा। यानी जो सोने की चिड़िया कहलाता था उस पर शुरू से ही नजर कराया बैठाया था कि कब उसको ये मौका मिले और भारत को लूट ले। उन्होंने सोने की चिड़िया से लूटते लूटते भारत को इस प्रकार कंगाल बना दिया कि जो हर गाँव का एक जनता किसान जो राजा हुआ करता था, महलों में रहा करता था, वो आज के वर्तमान समय में सड़कों पर भीख मांगने की नौबत पड़ गई है। आखिरकार ये सारे की सारी नॉलेज हमको कहाँ से मिलती है? ये कहीं न कहीं हमारे ग्रंथों में, हमारे किताबों में लिखा गया है, जहाँ से रामायण महाभारत ये सारे इतिहास की जानकारी मिलता है। तो आखिरकार इतिहास कहने का मतलब क्या है? इति का अर्थ होता है अतीत और हास का मतलब होता है घटना या विनाश। कहने का मतलब ये है कि आज से हजारों लाखों साल पहले जो चीज़ घटित हो चुका है या जो भी चीज़ों का विनाश हो गया है उस चीज़ों के बारे में खोजबीन करना, उसके बारे में पढ़ना, उसके बारे में जानकारी लेना या उन बीते हुए चीज़ों के बारे में, बीते हुए अतीतों के बारे में पूछताछ करना या उसके बारे में पढ़ना या अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो हमारे आज से हजारों लाखों साल बीती हुई अतीत के बारे में जिस पुस्तक के माध्यम से हमें लिखित रूप से जो दस्तावेज मिलते हैं उसको इतिहास कहते हैं। या इस इतिहास की परिभाषा हम इस प्रकार से भी दे सकते हैं, इतिहास वह पुस्तक है जिस पुस्तक के माध्यम से मानव के जीवन में घटने वाली घटनाओं का जो लिखित रूप से विवरण देता है उसको भी इतिहास बोलते हैं। तो यहाँ तक समझ पाए होंगे। जैसे कि दोस्त ये होता है इतिहास, उससे आगे एग्जाम की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये आता है कि पुरातत्व किसे कहते हैं, पुरातत्वविद क्या है, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं। तो समझने का प्रयास करते हैं। जिस प्रकार से वो क्वेश्चन दिया गया है कि पुरातत्व किसे कहते हैं या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं, पुराविद या पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे पुरातत्व किसे कहते हैं या पुरातत्व से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको बहुत सटीक आंसर देके जाऊंगा दोस्तों, जो कभी आप भूल नहीं पाइएगा, समझ पाए। और जब एग्जाम में लिखने के लिए बैठेगा तो कितना भी डर रहे, कितना भी कुछ रहे, जब आपके दिमाग में समझ में आएगा ना तो आप आसानी से 2 नंबर से 5 नंबर क्वेश्चन को भी बना सकिएगा। जब आपके पास उसके बारे में विस्तार रूप से नॉलेज हो तब लिख सकते हैं, समझ पाए। दोस्तों सबसे बात करते हैं, आप जानते हैं कि इस दुनिया में 4 युग था, सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। तो कहीं ना कहीं सतयुग से जब त्रेता युग की शुरुआत हुआ तो धरती भी नष्ट किया गया था। फिर जब त्रेता युग से द्वापर युग का स्टार्ट हुआ उसमें भी धरती में पल्ले हुआ था। उसी प्रकार दोस्तों आज चल रहा है कलयुग। तो कलयुग आने के लिए द्वापर युग को खत्म करने के लिए, द्वापर युग खत्म हुआ तभी तो कलयुग आएगा। तो क्या धरती का नाश किया गया, धरती पर क्या हुआ, धरती जहाँ तहाँ से फट गई, ज्वालामुखी उत्पन्न हुआ। और जहाँ पर ज्वालामुखी उत्पन्न होता है तो धीरे धीरे वो हवा के माध्यम में क्या करता है, धीरे धीरे वो ठंडा पड़ जाता है। जब ज्वालामुखी ठंडा पड़ जाता है तो वो मैग्नेट बन जाता है और वही मैग्नेट जहाँ पर जम जाता है वहाँ पर बड़े बड़े मजबूत चट्टान और बड़े बड़े पहाड़ों का रूप का आकार ले लेता है। बाकी जो स्थान बच गया वहाँ पर पानी की रेत और समुद्री लहरों के कारण क्या हुआ, उस पर मिट्टी दब गया। उसमें क्या हुआ, मिट्टी दब गया। क्या लगता है उस समय क्या उसमें जो धरती पलटा था, क्या लगता है उस समय के जो बड़े बड़े घर रहे होंगे, बड़े बड़े महल रहे होंगे, बड़े बड़े गांव शहर सिटी रहे, क्या लगता है उससे ऐसी होगा नहीं दोस्तों, उसमें दब गया,
कुछ मलबे के नीचे दब गया, कुछ मैग्नेट के नीचे दब गया, जो बाकी बच गया बाढ़ की मिट्टी से, खरपतवार से नीचे दब गया। तो क्या लगता है जैसे ही द्वापर युग खत्म हुआ क्या कलयुग तो स्टार्ट हो गया, इंसान उसमें जिंदा आ गए? नहीं दोस्तों, पहले छोटे छोटे पेड़ पौधे जन्मे होंगे हजारों साल में, फिर जीव जंतु डायनासोर वगैरह इस धरती पर आया। तो तब से अब तक कई सारे समुद्री लहरें इस प्रकार से, कैसा भूकंप है, समुद्री लहरें, तो बार बार आने से क्या हुआ, मिट्टी की कई सारे परत जम गए, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा ऐतिहासिक महल, जो भी ऐतिहासिक सभ्यता थी, वो कहीं न कहीं मिट्टी के काफ़ी अंदर दब गए। तो आज वर्तमान समय में इतना विकास हो चुका है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए कहीं पर कुएं खुदाए, कहीं पर नदी खुदाए, कहीं पर तालाब, कहीं बांध बनाने के लिए मिट्टी को हजारों फीट खना जा रहा है। तो उस हजारों फीट खनने के दौरान क्या होता है, उसमें से हमारे प्राचीन काल में जो दब गई थी, वो पुरानी से पुरानी चीज़ें हम लोगों को मिलती है। तो इंसान अंदाज़ा लगाता है जो चीज़ हमें खुदाई मिल रही है, उस चीज़ का हम लोग आज सारे चीज़ों का क्या कर रहे हैं, हम लोग घरों में यूज कर रहे हैं। तो समझ में आता है यार, जो चीज़ों का यूज हम इंसान आज कर रहे हैं, वो हजारों साल पहले की पुरानी चीज़ें कैसे मिल रही है। तो वहाँ से ये बातें समझ में आती है कि हमारे जो हजारों साल के जो हमारे पूर्वज थे, कहीं न कहीं हमसे भी अधिक समृद्ध रहे होंगे। जितना विकसित हम हैं, इससे ज़्यादा विकसित रहे होंगे। तो जो कल्पना करता है, काश उस समय की सभ्यता संस्कृति जिंदा होता, तो आज हम लोगों को खोज करना नहीं पता, कल की तुलना में आज 1000 गुना अधिक हम लोग डेवलप होते। तो कहता है प्रकृति की अनहोनी है, नहीं पता कब कहाँ क्या हो जाता है। तो आज क्या हो रहा है, आज अलग अलग जगहों पर पुरानी चीज़ों मिल रहा है। तो कहने का सेंस ये है कि प्राचीन काल में जो भी हमारी सभ्यता संस्कृति में जो भी बड़ी बड़ी चीज़ें धरती के अंदर दब गए थे, आज ज़मीन की खुदाई के दौरान वही पुरानी सामग्री या पुरानी चीज़ें औजारी मिल रही, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, पुरातत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पुरातत्व। पुरातत्व का मतलब ये होता है कि प्राचीन काल में जो सारी चीज़ें मिट्टी के अंदर दब गई थी, खुदाई करके उन्हीं पुरानी चीज़ों को वापस निकालना ही पुरातत्व विद कहलाता है। समझ पाए? यानी खोए हुए, यानी ज़मीन की खुदाई करने के दौरान धरती के अंदर से जो पुराने सामग्री या पुराने औजार या वस्तुएं मिलती हैं, उसको बोलते हैं पुरातत्व। अब फिर तीसरा पूछता है, पुराविद या पुरातत्व। पुराविद और पुरातत्व दोनों एक ही नाम है। तो समझ पाए कि पुरातत्व किसे कहते हैं? धरती की खुदाई के दौरान जो भी अवशेष मिलता है उसे बोलते हैं पुरातत्व, यानी पुराने वस्तुओं को खोज करना ही पुरातत्व कहलाता है। और पुराविद या पुरातत्व वेता किसे कहते हैं? अब कहीं न कहीं बात करेंगे कि खुदाई तो अपने आप होता नहीं होगा, खुदाई कराने वाले कोई ठेकेदार या कोई मालिक हुआ। तो विभिन्न जगहों पर अलग अलग सामग्रियाँ दब गई थी, तो विभिन्न जगहों पर या अलग अलग जगहों पर जमीन की खुदाई करा करके वहाँ से दबी हुई प्राचीन वस्तुओं का खोज करने वाले या कराने वाले को पुरातत्व वेता कहते हैं। जिस प्रकार से घर बनाना है तो घर मजदूर बनाता है, बनवाने वाला ठेकेदार होता है। तो क्या हुआ, बनाने वाले मजदूर में बनवाने वाले ठेकेदार बड़े कर रहा है। समझ पाए? उसी प्रकार से जो अलग अलग जगहों पर खुदाई करके प्राचीन काल में दबी हुई चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा करना या उसके बारे या पुरानी अवशेषों को बाहर निकालने का काम करना ही पुरातत्व वेता कहलाता है। अगर सिंपल शब्दों में समझे तो प्राचीन काल में दबी हुई चीज़ों का अवशेष जो मिलता है उसको पुरातत्व बोलते हैं। और जो इंसान इन सारी चीज़ों की खोज करवा रहा है या खुदाई करवा रहा है उसको बोलते पुरातत्व वेता। समझ पाए? फिर उससे आगे बात करता है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। क्या कर रहा है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते क्या होता है, जिस प्रकार से लगातार खनाई हो रही थी धरती की, तो खनाई होने के दौरान क्या होता है, सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह की खुदाई होता है। सबसे पहले हड़प्पा नामक जगह की खुदाई होता है। ये एक शहरी सभ्यता थी जो आज से 3000 वर्ष पुरानी सभ्यता है। और ये हड़प्पा सभ्यता जो था क्या था, एक सिंधु नदी के तट पर स्थित था। समझ पाए? और ये हड़प्पा जो है पंजाब के मोंटगोमरी जिले में पड़ता है, परंतु प्रेजेंट टाइम में अगर देखा जाए तो वर्तमान समय में ये पाकिस्तान में पड़ता है, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को भारत विभाजन हो गया। उसके बाद क्या हुआ, ये सारे क्षेत्र पाकिस्तान में चले गए।
समझ पाए। तो आखिर समझने का प्रयास करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है, तो हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता क्यों बोला गया, जबकि जगह का नाम हड़प्पा था। और हड़प्पा में सभ्यता किस प्रकार से जुड़ गया। सभ्यता का मतलब होता है हमारा सांस्कृतिक धरोहर, जो भी चीज़ें हम यूज करते हैं उससे संबंधित चीज़ उसको बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। जैसे दोस्तों हम बात करें, हड़प्पा वो जगह है जहाँ पर खुदाई करने के बाद भारत का था, बहुत बड़े इलाका था, लेकिन हड़प्पा नामक एक शहर था जिसके अंदर न जाने दुनिया में इंसानों का यूज करने वाले जितने भी सामान होते वो सारे के सारे सामान एक हड़प्पा नगर से मिला। चाहे वो छिपा हो, लोटा हो, बाटी के नाम हो, नर्तकी की मूर्ति हो, या नाचते हुए मूर्ति हो, या कान नाक की बाली हो, उंगली में पहनने वाला अंगूठी हो, या मनके हो। मनके ही नहीं मिला, मनके बनाने वाले कारखाना मिला। एक बहुत बड़े इलाके में जहाँ मनके बनता था वहाँ मिला। लिपस्टिक मिला, हाथी के दांत का तराजू मिला, खिलौना मिला, कुत्ते की मूर्ति, बकरी का हड्डी, इस प्रकार से मिला। मुद्रे में पशुपति का चित्र, शिलाजेत, शतरंज का खेल जिससे आज लोग बहुत चाव से खेलते मुश्किल भी समझते हैं, जैसे 64 खाने होता है, वो भी पहले ही प्राचीन काल में खेला जाता था। समझ पाए। यानी इस प्रकार की बहुत सारी ऐसी सामग्रियाँ हैं जो प्राचीन काल में जिस मोहरे या थप्पा के लिए मोहर मारने के लिए करते हैं, वही थप्पा हड़प्पा सभ्यता से 1398 मोहरे सिर्फ हड़प्पा सभ्यता से मिली थी। धान की बात करो, गेहूं की बात करो, जौ की बात करो, ज्वार की बात करो, ये सारे, या तिल की बात करो, सारे के सारे चीज़ आज से हजारों लाखों साल पहले हड़प्पा सभ्यता के लोग भी इसकी खेती बड़े ही चाव से करते थे, जो किया जाता था, जो आज भी पाकिस्तान में पड़ता है। समझ पाए। तो ये था हड़प्पा संस्कृति, यानी हड़प्पा नगर के अंदर इंसान की ज़रूरत के लायक जितनी भी चीज़ होते हैं, या इंसान जो भी सारी चीज़ों का अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं, वो सारी की सारी चीज़ों का अवशेष हड़प्पा नामक स्थान से मिला। यानी इसीलिए हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। या ऐसे बोल सकते हैं हड़प्पा नामक जगह पर सभ्यताओं का इतिहास मिला, जिसके कारण हड़प्पा को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। फिर दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है कि सर हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन एग्जाम में दोनों में पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है। जैसे दोस्तों हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है एक नदी के किनारे स्थित था, जिस नदी का नाम है सिंधु नदी। और आप भी जानते हैं कि जो कोई भी बड़े से बड़े विकसित आज जो भी शहर है कहीं न कहीं क्या होता है, वो किसी न किसी नदी के किनारे स्थित होता है। और सिंधु नदी एक ऐसी नदी थी जो भारत से निकल करके सीधे अरब सागर से मिलती थी। और अरब सागर वो सागर है जहाँ जुड़ने के बाद पूरे विश्व में व्यापार किया जा सकता है। तो आखिरकार पहले के ज़माने में कोई हेलीकॉप्टर या ट्रेन तो था नहीं जिसके माध्यम से सामानों को पहुंचाया जा सके। और हड़प्पा सभ्यता आखिरकार इतना विकसित इसलिए हो गया था ना, क्योंकि ये एक नदी के किनारे था और ये एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा हुआ था, जिसके कारण इस नदी से व्यापार करने में बड़ी ही आसानी होती थी, बड़ी ही आसानी से हो जाता था। और पता है कि हड़प्पा सभ्यता एक उपजाऊ भूमि भी था जहाँ पर खेती करना होता था। खेती करने के लिए कहीं न कहीं जल की आवश्यकता पड़ती है, तो ये सिंधु नदी की पानी इसकी खेती के लिए वरदान साबित होती थी। पीने के लिए, सिंचाई के लिए, पशुओं को पिलाने के लिए, या कोई बर्तन बनाने के लिए, सामग्री बनाने के लिए भी जल की अत्यंत आवश्यकता पड़ता है। अतः ये नदी के किनारे होने के कारण ये काफ़ी समृद्ध हो गया। तो हड़प्पा सभ्यता के विकास में, उन्नति में कहीं न कहीं सिंधु नदी के जल जो था काफ़ी उसको सपोर्ट किया। या ऐसे भी कहा जाए तो हड़प्पा सभ्यता के विकास में सिंधु नदी को जान प्राण कहा जाने लगा और हड़प्पा का आत्मा बन चुका था, क्योंकि सिंधु नदी के बिना हड़प्पा का विकास संभव था ही नहीं। क्योंकि हड़प्पा नगर पास कोई विकल्प ही नहीं था कि दूसरे रास्ता से व्यापार कर पाए, क्योंकि उसके पास एक ही रास्ता था, सिंधु नदी से होकर के पूरे विश्व में व्यापार करता था। वहाँ सोना चांदी लेकर के वो वापस अपने देश आ जाता था, जिसके कारण ये नगर काफ़ी विकसित हो गया। तो आखिरकार साबित यही होता है कि सिंधु नदी ने हड़प्पा
सब नगरों के विकास में काफ़ी योगदान दिया, जिसके कारण हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाने लगा। तो दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर प्रकाश डाले। कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के विस्तार पर क्या करें, प्रकाश डाले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार पूरब से पश्चिम कितना था और उत्तर से दक्षिण कितना था। तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो था पूरब से पश्चिम की ओर देखेंगे 1600 किलोमीटर था और उत्तर से दक्षिण की ओर हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो था 1100 किलोमीटर था। और इसके कुल क्षेत्रफल का बात करेंगे तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में सिर्फ इसका विस्तार था। उससे आगे बात करें तो कहीं ना कहीं हर एक चीज़ का अपना अपना आकार यानी शेप होता है। उसी प्रकार से हड़प्पा सभ्यता जो था वो त्रिभुजाकार क्षेत्रों में फैला हुआ था, समझ पाए। उसी प्रकार जिस प्रकार आप यहाँ देख सकते हैं कि पूर्वी से पश्चिमी तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार 1600 किलोमीटर था, लेकिन उत्तर से दक्षिण तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो था 11 किलोमीटर था। और हड़प्पा का कुल क्षेत्र जो था 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर था। क्या था? हड़प्पा सभ्यता का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर था। वहीं पर देखें कि हड़प्पा का जो था आकार यानी उसका शेप क्या था, त्रिभुजाकार। यानी क्या बोला, उत्तर से दक्षिण यानी पूरब से पश्चिम की ओर देखेंगे तो 1600 किलोमीटर में विस्तार था, लेकिन हड़प्पा सभ्यता का विस्तार अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखते हैं तो 1100 वर्ग किलोमीटर फैला हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता की टोटल क्षेत्रफल यानी कुल क्षेत्रफल का जो आंकड़ा है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। और इसकी आकार की बात करें तो ये त्रिभुजाकार क्षेत्रों में बटा हुआ था। वही बात करते हैं दोस्तों क्योंकि हड़प्पा नगर क्या था, एक बहुत बड़ा नगर था। तो क्या लगता है हड़प्पा अकेले हो बड़ा नगर? नहीं दोस्तों, हड़प्पा एक नगर था, बहुत सारी नगरों का केंद्र था। तो आखिरकार हड़प्पा के अंदर कहीं न कहीं छोटे मोटे और भी नगर होंगे। यस दोस्तों, हड़प्पा के अंदर बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो काफ़ी विकसित थे। धीरे धीरे जब आगे खोज किया गया तो हड़प्पा नामक ही जगह पर सबसे पहले एक बहुत महत्वपूर्ण नगर का खोज किया गया, जिस नगर का नाम था मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, यानी जहाँ पर लाशों को दफनाया जाता है। क्योंकि यहाँ से भारी मात्रा में इंसानों की अस्थियाँ यानी हड्डियों के अवशेष मिले हैं। हड्डी कहाँ मिलता है? जहाँ पर लाशों को गाड़ा जाता है, समझ गए ना, जहाँ पर लाशों को हड्डी मिलता है, समझ पाए। और यही मोहनजोदड़ो है जहाँ से 1398 मोहरे भी मिला। पुजारी का सिर जो होता है, पुजारी का सिर भी मिला था वहाँ पर, समझ पाए। उससे आगे बात करोगे तो उससे आगे आता है लोथल, जो आज गुजरात में पड़ता है। फिर उससे आगे बात करोगे तो कालीबंगान, जो राजस्थान में पड़ता है। इसी प्रकार से बहुत सारे मिले, जैसे रोपल मिले, चन्हूदड़ो मिले, बनावली मिले। बनावली से हम लोगों का उंगली की अंगूठी, नाक कान की बालियाँ और मछली पकड़ने वाले कांटा, जिससे हम लोग मछली पकड़ते हैं बंसी से, जिसे बंसी बोलते हैं, वही कांटा आज से 3000-5000 वर्ष पूर्व भी इसका इस्तेमाल मछली मारने के लिए किया जाता था। आखिरकार समझ सकते हैं, अगर उम्मीद किया जाए, अगर भगवान न करे, अगर वो सभ्यता संस्कृति आज भी जिंदा होता तो न जाने आज हम लोग इतना विकास किए, आज से 10 गुना विकास कर पाए और विश्व का सबसे नंबर 1 भारत सुपरमैन बना होता है। अगर ये सारी चीज़ें इतिहास में घटित नहीं होता। लेकिन क्या कहते हैं, ईश्वर की जहाँ मर्जी हो, ईश्वर की मर्जी के आगे हम लोगों को चलता नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग कहीं ना कहीं समझ पाए होंगे कि इतिहास किसे कहते हैं, पुरातत्व किसे कहते हैं, पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार क्या है। दोस्तों एक बार सभी चीज़ों को विस्तार रूप से समझ लेते हैं। पहले दिया गया है इतिहास। इतिहास किसे कहते हैं? इतिहास वह पुस्तक है या वह किताब है जिसके माध्यम से इतिहास में इंसानों के साथ घटी हुई घटनाओं का लिखित रूप से विवरण मिलता है, उसे इतिहास कहते हैं। और दूसरी बात करते हैं दोस्तों, पुरातत्व किसे कहते हैं? तो पुरातत्व वह तरीका है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई पुराने अवशेषों के बारे में जानकारी मिलता है, या खुदाई के दौरान जो भी प्राचीन काल में जो भी पुरानी चीज़ें दब गई थी और आज खुदाई के दौरान जो भी पुरानी सामग्रियाँ मिलती है अवशेष के रूप में,
उसको पुरातत्व बोलते हैं। और ये सारी चीज़ों की खुदाई करके जो सारी चीज़ों का खोज करता है उसे बोलते हैं पुरावेद या पुरातत्ववेत्ता। समझ पाए होंगे। बाकी हड़प्पा सभ्यता का विस्तार जो है पूरब से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर फैला हुआ है। उत्तर से दक्षिण तक की बात करेंगे तो 1100 किलोमीटर में फैला हुआ है। हड़प्पा का कुल क्षेत्रफल 12,99,600 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी आकार की बात करेंगे तो त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला हुआ था। हड़प्पा में खोजे गए प्रमुख नगरों में कुछ नाम इस प्रकार हैं। पहला था मोहनजोदड़ो, जिसे मृतकों का टीला बोला गया। लोथल गुजरात में, कालीबंगान जो राजस्थान का है, बनावली ऐसे लिपस्टिक का अवशेष मिला है। चन्हूदरो। समझ पाए। ये सारे जो मेन हड़प्पा का नगर था जहाँ से काफ़ी मात्रा में हमारी सभ्यता की से जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ मिली है जो कुछ धार्मिक भी है। समझ पाए। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं इसको बेहतरीन तरीका से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों एक और बेहतरीन क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बार बार ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। कहा जाता है कि हड़प्पा जो था, हड़प्पा नामक नगर की खोज किसने किया था। तो दोस्तों हड़प्पा नामक जगह का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम सहनी ने किया था। रावी नदी के तट पर किया था। समझ पाए। क्या किया था? 1921 में दयाराम सहनी ने हड़प्पा नामक जगह का खोज किया था। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये मेरा वीडियो बहुत ही पसंद पड़ा होगा और आप लोगों को बहुत बेहतरीन लगा हो। तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और शेयर भी कर दे। अगर आप लोगों को आगे कुछ बेहतरीन चीज़ें चाहिए या कोई भी टॉपिक को आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट जरूर बताएं। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप बेहतर समझ पाए होंगे। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू।